गुड इवनिंग दोस्तों। टुडे इन द फंडामेंटल ऑफ हार्टिकल्चर, उद्यानिकी के मूल सिद्धांत में आई एम गोइंग टू टीच यू क्लाइमेट एंड सॉइल फॉर हार्टिकल्चर क्लास। उद्यानिक फसलें हेतु जलवायु तथा भूमि कैसी होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मिट्टी के अपेक्षाकृत उद्यानिक फसलों पर जलवायु का अधिक प्रभाव पड़ता है। हम किसी प्लेस की जलवायु को चेंज नहीं करते सकते और जलवायु के आधार पर इनके क्षेत्र सीमित हैं कि कौन सी उद्यानिक फसल के क्षेत्र में उगाई जाए। तो मान लीजिए किसी स्थान पर वर्षा अधिक है तो वहाँ पर केला सफलतापूर्वक उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन अंगूर नहीं। आम उत्पन्न करने वाले प्रदेशों में जनवरी से मार्च तक की वर्षा एवं तेज हवाएं हानिकारक सिद्ध होती हैं। अतः स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार के फल विभिन्न प्रकार की जलवायु चाहते हैं और उनको उसी स्थान पर सफलतापूर्वक पैदा किया जा सकता है जहाँ पर उनके लिए उचित जलवायु उपलब्ध है। अगर जलवायु उनके अकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पे उस फल को नहीं ग्रो करना चाहिए। जलवायु के आधार पर देश को मुख्य निम्न वर्गों में बांटा गया है, जैसे उष्ण प्रदेशीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन तथा टेम्परेट जोन, शीतोष्ण प्रदेशीय क्षेत्र। जलवायु के अनुसार यह वर्गीकरण पूर्णतः ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आम, उष्ण तथा उपोष्ण दोनों ही प्रकार की जलवायु में और आड़ू, पीच तथा आलू बुखारा उपोष्ण तथा शीतोष्ण जलवायु में सफलतापूर्वक उत्पन्न किए जा सकते हैं। उपयुक्त तीन प्रधान वर्गों में उद्यानिकी फसलों के उत्पादन को सीमित करने वाले निम्न जलवायु के कारक विशेष महत्व रखते हैं। जो जलवायु के कारक हैं उनका इनसे बहुत बड़ा रोल होता है कि कौन सा फल के क्षेत्र में उत्पन्न किया जाए। तो इन जो जलवायु के कारक हैं उनके बारे में अच्छी प्रकार समझना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे तापक्रम, प्रत्येक फल एवं सब्जी वाले फसल को अपनी वृद्धि एवं फल के लिए विशेष तापक्रम की आवश्यकता होती है। अगर वो तापक्रम उनके लिए अवेलेबल है तो उनकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छी होगी। इससे ऊपर या नीचे वह ठीक प्रकार नहीं पनप सकता और न ही अच्छी पैदावार ही दे सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी शीतोष्ण जलवायु में सफलतापूर्वक उगाए जा सकते हैं। जो शीतोष्ण जलवायु में पौधे उत्पन्न किए जाते हैं, इन फल वृक्षों को इतने निम्न तापक्रम की आवश्यकता होती है कि ये पत्तियां गिराकर सुषुप्तावस्था में कुछ समय के लिए जा सके। इसके विपरीत पतझड़ न करने वाले पौधे जो एयरग्रीन प्लांट्स हैं, जैसे आम, केला इत्यादि को पाले तथा बर्फ से रहित इस ऐसे क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उत्पन्न किया जा सकता है जहां तापक्रम अधिक ऊंचा रहता हो। तापक्रम कम हो जाने से इन आम वगैरह जो है उष्ण प्रदेश में उगाए जाते हैं जहाँ की तापक्रम निम्न न होने पाए। अगर निम्न हो गए तो इनमें जो कीट है, परागण करने वाले कीट शिथिल पड़ जाते हैं और अच्छा परागण नहीं हो पाता और इनके फूल अधिकतर गिर जाते हैं। जबकि तापक्रम अधिक होने से फल जो है मीठे भी हो जाते हैं। वर्षा की मात्रा तथा उसका वितरण, थोड़े थोड़े अंतर से जहाँ अधिक मात्रा में वर्षा होती है वो फल वाले पौधों के लिए हानिकारक होती है। तो वर्षा का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा जो है फल उत्पादन के लिए पूरे वर्ष जिसका ठीक से वितरण है वो अच्छी होती है। और अगर इसके विपरीत वाटर स्टैग्नेशन हो जाता है, बाढ़ हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन फल वाले पौधों के लिए हानिकारक होती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडल में जो नमी मौजूद होती है उसको हम एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी या आप वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। तो अगर वायुमंडल सूखा है, हवा तेज़ चलती है तो ये क्या होगा, ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगा। निश्चित रूप से अगर वायुमंडल सूखा है और तेज चलती है तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा, पौधों से पानी का ह्रास ज़्यादा होगा। इस बार से हवा गर्म है और मोर ह्यूमिडिटी है तो लेस वाटर ह्रास होगा, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हमें ह्यूमिडिटी का भी ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप लोग जानते हैं अमरूद की फसल वर्ष में 3 बार पैदा होती है, जबकि रेनी सीजन की जो फसल होती है ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने के कारण अच्छी नहीं होती रेनी सीजन की और वो अस्वाद होती, कीड़े भी पड़ जाते हैं। इसलिए ह्यूमिडिटी का फल उत्पादन पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ह्यूमिडिटी को वायुमंडल की आर्द्रता का भी बहुत अच्छा रोल है। हवा तथा प्रकाश, विंड एंड लाइट, वायु की तेज गति हानिकारक पौधों होती है पौधों के लिए। इसके पौधे को फूल, झाड़ तथा फल जमीन पर गिर जाते हैं, पौधे की शाखाएं टूटकर नष्ट हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसी हालत गर्मियों में देखने को मिलती है जिससे आम की अधिकतर फसल बेकार हो जाती है और फल फटकर बेकार हो जाते हैं। प्रकाश
का भी रोल बहुत अधिक पड़ता है। उष्ण और पूर्वी क्षेत्रों में प्रकाश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है, लेकिन शीतोष्ण क्षेत्रों में जो टेम्परेट क्षेत्र है वहाँ पे फलों में सफ़ेद एवं काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इसलिए उनका ट्रेनिंग सधाई बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, ओपन सेंटर सिस्टम या में ज़्यादातर करना चाहिए, जिसके उसी के सेंटर में प्रकाश फैल करके पूरे पौधों में पहुंच सके। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रकाश पौधों को उपलब्ध हो सके। पाला तथा ओला, फ्रॉस्ट एंड हेल, पौधों की छोटी अवस्था में पाले से पौधे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आम, पपीता, लीची तथा सब्जियों इत्यादि को ऐसे क्षेत्रों में नहीं उत्पन्न किया जा सकता जहां पाला विशेष रूप से पड़ता हो। उष्ण तथा उपयुक्त प्रदेशों में भी इनको पाले से बचाना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट, सूखा, कतर, जलमग्नता, ड्राउट एंड फ्लड्स, फल वृक्षों को पर्याप्त पानी न मिलने से भी पौधों की वानस्पतिक रुक जाती है, और जब वानस्पतिक वृद्धि रुक जाएगी निश्चित रूप से उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि वानस्पतिक जो पत्तियाँ होती हैं सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का भोजन का निर्माण करती हैं। इसलिए पर्याप्त मात्रा में उनको जल की पूर्ति होनी चाहिए, ना तो बाढ़ होनी चाहिए और ना ही सूखा होना चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो भूमि है। भूमि खनिज तत्वों एवं पानी का भंडार गृह है, और यहीं से पौधे इनका उपयोग करते हैं, तथा साथ ही साथ भूमि पौधों की जड़ों का घर है, जिसमें जड़ें फैलकर खनिज तत्व एवं पानी का अवशोषण करती हैं। इस प्रकार से भूमि के भौतिक एवं रासायनिक संगठन का पौधों के उत्पादन में विशेष महत्व है। भूमि के रासायनिक संगठन को उर्वरकों एवं अन्य रसायनों को मिलाकर परिवर्तित किया जा सकता है, तथा जल निकास में सुधार करके हम भू परिष्करण, जितनी भी क्रियाएँ की जाती हैं उसको हम भू परिष्करण करते हैं। भूमि में क्रियाओं द्वारा मृदा में रासायनिक संगठन को बदला जा सकता है। भौतिक संगठन को भूमि में जीवांश पदार्थ मिलाकर, जो भौतिक गुण है भूमि के, जैसे सॉइल टेक्सचर है, स्ट्रक्चर, इसको हम जीवांश पदार्थ के द्वारा मिला करके सही कर सकते हैं। और ये जितना भी जो सॉइल टेक्सचर होता है आप लोग जानते हो, उसी में पोर स्पेस होता है, तो मृदा में भूमि का अपेक्षित मात्रा में रहना बहुत ज़रूरी है। फल फूल सब्जियों खेती के लिए भूमि उपजाऊ, भुरभुरी, अच्छे जल निकास वाली एवं अधिक जीवांश पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर युक्त होनी चाहिए। फलों की खेती के लिए भूमि एक विशेष प्रकार की न होकर उचित जल निकास वाली, अधिक जीवांश पदार्थ के साथ साथ अधिक जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। कठोर क्षार युक्त मृदा, अधिक बलुई या मिट्टी के नीचे कठोर तह रखने वाली भूमि फल उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं होती। भूमि जो है दो प्रकार की होती है, जैसे कि आप लोग जाते हैं मक एंड पीट सॉइल तथा मिनरल सॉइल। मक और पीट सॉइल जो होती है, इसे दो तरह के वैज्ञानिक एक तो सेम मानते हैं, कहते हैं मक और पीट सॉइल दोनों एक है, बट कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर 30% से मक एंड पीट सॉइल सेम है, बट कुछ लोग उनमें अंतर मानते हैं, कहते हैं कि अगर भूमि में जीवांश पदार्थ की मात्रा 20 से 65% तक है तो मक सॉइल होगी, और जीवांश पदार्थ अगर 65% से अधिक है तो वो पीट सॉइल कहलाती है। और ये दोनों सॉइल भूमि जो है फल के लिए उपयुक्त होती हैं, मक और पीट सॉइल। लेकिन जो दूसरी प्रकार है वो खनिज सॉइल, मिनरल सॉइल होती हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो हमारा विदरिंग होती है, जब निछालन होता है बड़े बड़े पत्थरों का, तो आकर के खनिज पदार्थ धरातल पे पहाड़ों से आके जम जाता है और वो सॉइल में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे मिनरल सॉइल कहते हैं, खनिज सॉइल। और इसमें 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। इसमें जीवांश पदार्थ की जो मिनरल सॉइल है इसको 3 समूह में बांटा गया है, सैंडी सॉइल, सिल्ट सॉइल एंड क्ले सॉइल। वैसे तो हर भूमि जो है फल उत्पादन के लिए अच्छी होती है, ये कहना गलत होगा कि भूमि फल उत्पादन के लिए सबसे बढ़िया है, लेकिन हर भूमि की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं और कुछ उसमें कमी भी होती है। जैसे जो सैंडी सॉइल है इसके कण बड़े बड़े होते हैं और इसमें पानी रोकने की क्षमता नहीं होती। इसी प्रकार से जो आपकी क्ले सॉइल है, ये इसको हैवी सॉइल भी कहते हैं क्ले सॉइल को, और इसमें 40% क्ले, सबसे छोटे कण की मात्रा 40% होती है, सिल्ट की 30% होती है, तथा बालू भी 30% पाया जाता है। भीगने पर इसमें एक बाहरी चिकनाहट होती है, यह वृद्धि क्रिया है, और सूखने पर यह कठोर हो जाती है और सिकुड़ने के कारण इसमें दरार पड़ जाती है, ऐसे इसे भारी भूमि कहा जाता है।
कम रद्धाकाश जब पानी से भर जाता है तो हवा का प्रयोग रुक जाता है, जबकि हवा जड़ों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। अतः यह भूमि जो है उद्यानिक फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती। इस प्रकार क्ले सॉइल को आप उपयुक्त नहीं कह सकते हो। जो लूम सॉइल होती है, दोमट मिट्टी जिसे हम कहते हैं, ये सबसे बढ़िया सॉइल है, क्योंकि ये विवेचन अगर करें तो हम सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल जो है अलग अलग सुटेबल नहीं है फ्रूट प्लांट के लिए। अगर अलग अलग हम पैदा करते हैं सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल में, तो ये दीज आर बोथ आर नॉट सुटेबल फॉर फ्रूट प्लांट्स। और अगर इसमें ऐसे सॉइल जिसमें कम से कम क्ले जो है 20% से कम है, सिल्ट 30 से 50% है और सैंड की मात्रा 30 से 50% है, तो इस प्रकार से हम इसको दोमट मिट्टी कहते हैं। और ये चूँकि इसमें सिल्ट, क्ले और तीनों ही प्रकार के गुण पाए जाते हैं, लेकिन उनकी बुराइयों से ये सर्वथा मुक्त होती है जो लूम सॉइल होती है। और इस प्रकार की यह भूमि जो है फलों या सब्जियों की खेती के लिए आदर्श एवं सबसे अच्छी मानी जाती है। तो अगर आप लोग भूमि का चयन करें तो लूम सॉइल जो दोमट मिट्टी है वो सबसे बेस्ट होती है फल उत्पादन के लिए। थैंक यू वेरी मच। आई रिक्वेस्ट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।